हेलो फ्रेंड्स, एमएस न्यू कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक ह्यूमन ब्लड पढ़ाने वाला हूँ। वैसे तो आप लोगों ने ब्लड शायद पढ़ा भी होगा, फिर भी आप देखिए मैं फुल डिटेल में आपको इस टॉपिक को कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग भूल जाते हैं बाद में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो शुरू करता हूँ। आपको ये बिल्कुल पसंद आने ही वाला है, बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ब्लड टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको कोई इसमें थ्योरी वगैरह नहीं लिखाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन लिखाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, बिल्कुल वही। ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि ये फुल डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जितना टॉपिक मैं करा दूँगा ना, तो ये टॉपिक मैंने पूरा करा दिया, तो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है फ्रेंड्स। मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ब्लड से पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि ब्लड के अध्ययन को, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मालूम है तो बताइए इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्लड से संबंधित आप बस एक शब्द को याद रखिए, हीम या हेमेटो। हीम या हेमेटो, ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप समझ लेना कि इसमें इसका आंसर ब्लड है। ये ब्लड से संबंधित वर्ड है। हीम या हेमेटो कहीं भी दिख जाए, आपके लिए एक हिंट है। ये वर्ड आपको कहीं भी मिलते हैं तो आप समझ जाना ये ब्लड से संबंधित है, ठीक है। तो स्टडी, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्लड की स्टडी क्या बोलते हैं, तो ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड का जो पीएच मान है, पीएच मान होता है 7.4। 7.4 और ये एकदम फिक्स होता है फ्रेंड्स। ये कोई लगभग वाली वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू है। ब्लड का पीएच मान 7.4 ही होता है, फिक्स। और ऐसे फिक्स जो रखता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम होता है ब्लड के पीएच को संतुलित रखना। और भी काम है प्लाज्मा के, मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको। फिलहाल ये एकदम फिक्स होता है 7.4, ना एक ऊपर ना एक नीचे। ये इसे फिक्स रखने का काम प्लाज्मा का होता है, ठीक है। ये आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते रहे हैं। ये पीएच वैल्यू इतनी है, इसकी पीएच वैल्यू इतनी है ना। आपको पता है ये पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच। और ये पीएच स्केल होती है, कौन से वैज्ञानिक ने दी थी। ये जो पीएच स्केल होती है ना, 0 से स्टार्ट होती है 14 तक जाती है। बीच में हमारा 7 होता है। 7 से पहले हो कोई तो वो एसिड होता है, अम्लीय होता है। और इधर कोई हो तो वो बेसिक यानी कि क्षारीय होता है। बेसिक यानी क्षारीय होता है। 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से पहले अम्लीय, ठीक है। तो क्या इस पता है आपको ये स्केल कौन से वैज्ञानिक ने खोजी थी। तो ये स्केल खोजी थी सोरेनसन ने, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये स्केल खोजी थी सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस स्केल का खोजा था। पीएच स्केल है इसे, पीएच स्केल बोलते हैं फ्रेंड्स। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। देखिए फ्रेंड्स, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये होती है पीएच की फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी फ्रेंड्स। पीएच कितना होता है ब्लड का, 7.4। और अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। निर्माण कहाँ पर बनता है आपका ब्लड। तो फ्रेंड्स, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। कहाँ पे होता है, बोन मैरो। बोन मैरो यानी कि हिंदी में बोले तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अब बहुत से फ्रेंड्स को तो, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है अस्थि मज्जा होता क्या है। बस वो रटे जाते हैं कि ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और फिर भूल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ अस्थि मज्जा क्या होता है, ब्लड का निर्माण कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, कौन करता है फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा ना, जैसे आपकी एक हड्डी है, मैं आपकी एक हड्डी लेता हूँ, ये आपकी एक हड्डी है और इसके बीच में एक खोखला भाग होगा, है ना फ्रेंड्स। हड्डी के बीच में खोखला भाग होता है, ये आप सभी ने देखा होगा। तो ये बीच का जो खोखला भाग है इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बीच का खोखला भाग है इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं इसे? अस्थि मज्जा। यही है फ्रेंड्स अस्थि मज्जा। ठीक है, ये खोखला भाग, इसी में हमारा ब्लड बनता है। अब ये तो हमें चलो पता चल गया, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्लड का निर्माण कौन सा ऊतक करता है और ब्लड का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसके अंदर एक टिश्यू होता है ऊतक, हेमेटोपाइटिक ऊतक होता है, हेमेटोपाइटिक। इसी के अंदर एक ऊतक होता है हेमेटोपाइटिक जो ब्लड का निर्माण करता है। ठीक है, हेमेटोपाइटिक ऊतक द्वारा ब्लड का निर्माण होता है, हेमेटोपाइटिक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रक्रिया से होता है? तो फ्रेंड्स, ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में हेमेटोपाइटिक ऊतक द्वारा हीमोपाइसिस प्रोसेस से होता है। कौन सी प्रोसेस? हीमोपाइसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोपाइसिस प्रक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और ब्लड का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, किस ऊतक द्वारा होता है? तो हेमोपाइटिक ऊतक, हेमेटोपाइटिक ऊतक ये होता है जो कि ब्लड के अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड को बनाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्लड का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ब्लड का निर्माण हीमोपाइसिस प्रक्रिया और हीमोपाइटिक ये ऊतक है, और पाइसिस प्रक्रिया। ठीक है, हीमोपाइसिस प्रक्रिया से हेमेटोपाइटिक ऊतक द्वारा अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे कि अस्थि मज्जा क्या होता है। और ब्लड का पीएच मान 7.4, और जो पीएच स्केल जो दी थी वो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी फ्रेंड्स। ठीक है, और पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर मतलब होते हैं ना पोटास कितनी, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच की फुल फॉर्म हो जाएगी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा बैठता हूँ, अब आपको आगे थोड़ा सा समझाता हूँ और। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, बताइए यदि मेरी वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ब्लड को मापा किस यंत्र से जाता है, या फिर रक्त दाब यानी बीपी किस यंत्र से मापा जाता है, तो वो सब हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगला आपको पढ़ना है इसी ब्लड में कि देखिए फ्रेंड्स, ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, मतलब एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है ना। तो ब्लड एक, तो क्या देखो अगला फैक्ट हमारा बनेगा कि रुधिर एक, है ना, मतलब ब्लड एक परिसंचरित अंग है ना, कह सकते हैं ना, परिसंचरित अंग है। ब्लड एक परिसंचरित अंग है। परिसंचरित अंग का मतलब जो कि सर्कुलेट होता रहता है, मतलब पूरे शरीर में घूमता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलेंगे कि ब्लड एक परिसंचरित अंग है। अंग क्यों बोलेंगे फ्रेंड्स? अंग का मतलब जो कोई हमारे शरीर में कुछ काम करे वो अंग होता है। हर अंग का अपना अपना काम होता है, तो ब्लड भी हमारे शरीर में कुछ काम करता है, तो इसे हम अंग भी बोल सकते हैं, ऑर्गन भी बोल सकते हैं फ्रेंड। और यह एक संयोजी ऊतक की तरह ही काम करता है। ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बोल सकते हैं फ्रेंड संयोजी ऊतक की तरह काम करता है। ठीक है, ब्लड एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की तरह, मतलब एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ना। पहले एक अंग में जाएगा ब्लड, उससे फिर दूसरे अंग में जाएगा, तो ये अंगों को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लड को मापा कैसे अंदर से जाता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्लड का मापन
ब्लड का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ब्लड का मापन किया जाता है फ्रेंड्स हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से ब्लड मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, है ना। रक्त दाब, ब्लड का जो दाब होता है धमनियों नसों सिराओं में, मतलब नसों में हमारे जो दाब है रक्त दाब, वो किस यंत्र से मापते हैं? तो उसके लिए जो यंत्र होता है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर किस यंत्र से मापते हैं रक्त दाब? स्फेग्नोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, स्फेग्नोमीटर से रक्त दाब और हीमोसाइटोमीटर से रक्त का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनुष्य में कितना ब्लड होना चाहिए? तो देखिए मनुष्य में कितना ब्लड होना चाहिए। मनुष्य में यदि हम देखें तो मेल की बात करें पहले हम मेल, तो मेल में होना चाहिए 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर एवरेज बताया जाता है। 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। यदि फीमेल की बात करें हम, तो फीमेल में होना चाहिए लगभग 1 या आधा लीटर कम इनसे, तो कितना 4 से 5 लीटर। ठीक है, 4 से 5 लीटर फीमेल में होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट मनुष्य में ब्लड होना चाहिए? तो वो होता है 7%। ठीक है, यदि परसेंट में पूछा जाए टोटल बॉडी वेट का 7% ब्लड हमारे अंदर होता है। ठीक है, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये जो 7% लिया जाता है टोटल बॉडी वेट, ये साइंस एक स्वस्थ मनुष्य को लेके चलती है। जैसे लगभग 70 किलो का जो व्यक्ति है उसको मान के चलती है एक स्वस्थ मनुष्य, तो उस हिसाब से ये 7% हो जाता है टोटल बॉडी वेट का। 7% मनुष्य में ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूनिट कितनी होनी चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, एक यूनिट बराबर होता है एक यूनिट बराबर है तो 350 ml के। ठीक है, 350 से 400 ml के बीच होता है एक यूनिट। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो मेल हैं या फीमेल हैं उनमें कितना यूनिट का ब्लड होना चाहिए फ्रेंड्स? तो यूनिट में होता है ये 10 से 14 और 14 से यूनिट की से हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम मेल की बात करते हैं। अभी हमने लीटर में देखा ब्लड कितना, मेल में 5 से 6 लीटर होना चाहिए, फीमेल में 4 से 5 लीटर होना चाहिए। हम ये यूनिट में बात करने वाले हैं, जो रिपोर्ट आती है वो यूनिट में आती है। तो यूनिट में ब्लड मेल में कितना होना चाहिए? तो मेल में होना चाहिए 14 से 17 यूनिट ब्लड। ठीक है, कितना? 14 से 17 यूनिट। यदि आपके अंदर 14 से कम है तो डॉक्टर बोलेगा आपकी ब्लड की कमी है, और 17 से ऊपर हो जाती है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप 1 यूनिट डोनेट भी कर सकते हैं, 1-2 यूनिट। अगली बात करें फीमेल, तो फीमेल में कितनी होनी चाहिए? फीमेल में होना चाहिए 10 से 14 यूनिट ब्लड। ठीक है, फीमेल में होना चाहिए 10 से 14 यूनिट ब्लड। यदि आपके अंदर 10 यूनिट से कम ब्लड है तो डॉक्टर बोलेगा कि आप में ब्लड की कमी हो गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम आप देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमने पढ़ लिया, अब इसे भी मैं थोड़ा मिटाता हूँ। अब आगे आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड के टाइप, मतलब ब्लड में की सेल कितनी होती है, कौन कौन सी कोशिका होती है जो ब्लड में होती है, उनमें से कौन सी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ब्लड के अंदर बनते हैं फ्रेंड्स। ये ब्लड का टॉपिक आपको इतना डीप में पढ़ाया जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा फ्रेंड्स, और यहीं की यहीं आपको याद भी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप देखते चलिए, मैं आपको कनेक्ट कराता चलूँगा पीछे जो भी पढ़ाया उसे आगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा जाएगा ब्लड में कितने टाइप का क्या क्या होता है, मतलब ब्लड के अंदर होता क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर एक तो पहले ब्लड को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो ठोस पार्ट, एक लिक्विड पार्ट, है ना। तो एक तो ठोस पार्ट और एक द्रव भाग। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में बांट सकते हैं। अब सॉलिड में कौन कौन सी आ जाएंगी, जो ब्लड की सेल है ना वो सॉलिड में आ जाती हैं। ब्लड में 3 सेल होती हैं, कौन कौन सी? RBC रेड ब्लड सेल या कार्पल्स, WBC
वाइट ब्लड सेल, पीटी यानी प्लेटलेट्स, ठीक है, जो मलेरिया डेंगू के टाइम पर जो हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं वो। और जो द्रव लिक्विड ब्लड का जो लिक्विड भाग होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड में लगभग 55 से 60% तो प्लाज्मा ही होता है, लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है। और इसे मान सकते हैं हम 40 से 45% के बीच में ये होते हैं ठोस पार्ट में, ठीक है, ये सारी। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि ये WBC या प्लेटलेट्स ये सारी भी प्लाज्मा के अंदर ही आती हैं। प्लाज्मा में केवल RBC नहीं आती हैं। RBC हैं जो प्लाज्मा में नहीं होती हैं। प्लाज्मा का एक सूत्र भी होता है कि ब्लड माइनस RBC। बस ब्लड में से केवल लाल कलर को यानी RBC को हटा दीजिए तो जो शेष भाग बचता है उसे हम प्लाज्मा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? शेष पार्ट को प्लाज्मा। यानी कि केवल RBC जो हैं वो प्लाज्मा में नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डाउट हो रहा होगा फिर मैंने ये इधर क्यों लिखा है, WBC PT इधर लिखी है, जबकि ये तो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। पर फ्रेंड्स, ये ठोस पार्ट है, मैं ठोस पार्ट का बोल रहा हूँ, ठोस पार्ट में ये आ जाती हैं। ये लिक्विड पार्ट जितना भी होता है प्लाज्मा में होता है, हालांकि ये भी प्लाज्मा के अंदर ही पड़ी जाती है, ठीक है फ्रेंड। केवल जो RBC है वो प्लाज्मा में नहीं होती है। और RBC की रेड कलर की होती है। अब ब्लड से रेड कलर निकल जाता है तो प्लाज्मा में रेड कलर होगा नहीं, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है लाइट येलो। प्लाज्मा का जो कलर होता है लाइट येलो, यानी कि हल्का पीला। हल्का पीला कलर होता है प्लाज्मा का। और प्लाज्मा का पीला कलर किसके कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, अभी बता देता हूँ। प्लाज्मा का कलर कैसा था? हल्का पीला। अब ये हल्का पीला किस पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। प्लाज्मा का जो कलर है वो हल्का पीला किस पिगमेंट के कारण? देखिए फ्रेंड, मैं बताता हूँ। हमारे अंदर एक लिवर, हमारा जो ऑर्गन है लिवर, ये एक 2 कलर पिगमेंट बनाता है, सॉरी 2 कलर पिगमेंट। एक को बोलते हैं बिलीरूबिन, बिलीरूबिन, ठीक है, एक होता है बिलीरूबिन और ये दूसरा वाला होता है बिलीवर्डेन। बिलीवर्डेन ऐसे बोलते हैं, बिलीवर्डेन। अब देखिए इनका अंतर करिए। बिलीरूबिन है जो ये होता है येलो कलर का, ठीक है, और बिलीवर्डेन है वो होता है ग्रीन कलर का, हरे कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ये लेबर अपना जो बिलीरूबिन यानी येलो कलर होता है ये देता है प्लाज्मा को, ठीक है। तो प्लाज्मा का येलो कलर किसके कारण होता है? बिलीरूबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है। और ये अब ये दूसरा लेबर ने बनाया जो बिलीवर्डेन यानी ग्रीन कलर का, ये लेबर किसे देता है? तो ये लेबर देता है बाइल जूस को। बाइल जूस यानी समझते हैं फ्रेंड्स आप? पित्तरस। बाइल जूस यानी कि पित्तरस। तो पित्तरस कैसा होता है? हरे कलर का। क्यों होता है? बिलीवर्डेन के कारण। बिलीवर्डेन कौन बनाता है? लिवर बनाता है। प्लाज्मा कैसा होता है? पीले कलर का। क्यों होता है? बिलीरूबिन के कारण। बिलीरूबिन कौन बनाता है? लिवर बनाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे मैं आपको कनेक्ट कर करके पढ़ाने वाला हूँ, आपको याद हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, RBC जी कोशिकाओं को पढ़ लेते हैं। पहले हम ब्लड की जो सेल है वो पढ़ लेते हैं। ब्लड में कौन कौन सी सेल हैं और कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, उनमें कितनी मात्रा में कौन सी सेल है वो मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ब्लड के अंदर कौन सी सेल कितनी है देखिए फ्रेंड्स। ब्लड के अंदर जो सेल है वो 3 सेल होती हैं फ्रेंड्स। ब्लड के अंदर 3 सेल होती हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया भी है। 3 सेल कौन सी? एक तो होती है RBC, एक होती है WBC, एक होती है PT यानी कि प्लेटलेट। तो हम देखिए फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारे ब्लड में कौन सी कोशिका ज़्यादा होती है। तो देखिए ये होती हैं मिलियन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती हैं जो RBC होती है वो मिलियन में होती हैं। और ये होती हैं लैक्स में, ठीक है, लैक्स में सेकंड नंबर पर। और ये होती हैं 1000 में। सबसे कम होती हैं WBC, सबसे अधिक RBC। मैं आपको इनका क्रम लिखता हूँ। देखिए हमारे ब्लड में क्वांटिटी के आधार पर पहले हम देखते हैं क्वांटिटी। तो पहले मैंने क्वांटिटी के आधार पर देखते हैं क्या होता है। RBC सबसे अधिक, उससे कम PT, उससे कम WBC, ठीक है फ्रेंड्स, उससे कम WBC। ये तो हो गई मात्रा के आधार पर, सबसे ज़्यादा RBC, उससे कम PT और सबसे कम WBC। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनके साइज के आधार पर, मतलब इनमें सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी। जब हम साइज की बात करें
साइज की बात करें तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ी होती है हमारी WBC, उनसे छोटी होती है PT, और उनसे छोटी होती है ये RBC। मतलब क्रम एकदम उल्टा हो गया है, तो उनसे छोटी होती है RBC। अब फ्रेंड्स आपके 4 क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए कि सबसे ब्लड में सबसे अधिक कौन सी होती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी सेल होती हैं तो RBC होती हैं, सबसे कम कौन सी होती हैं WBC होती हैं। अब पूछे अगर बड़ी और छोटी तो इनका अपोजिट, सबसे बड़ी कौन सी होती है WBC, सबसे छोटी कौन सी होती है RBC। मतलब जो ज़्यादा है वो कम, बस जिस क्रम को उल्टा कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनका अपने साइज भी देख लिया है। 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम RBC को इनको डीप में पढ़ते हैं, हर सेल को डीप में पढ़ते हैं थोड़ा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा हर सेल के बारे में डीप में पढ़ते हैं, एक एक से पढ़ते हैं तीनों सेलों को। ठीक है फ्रेंड्स, इनके काम क्या हैं, ये क्या करती हैं, तो इन तीनों सेलों को डीप में पढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों सेलों को पढ़ने से पहले आप एक बात समझिए। आपसे कुछ पूछा जाता है, ब्लड का जो रेड कलर है, ब्लड का रेड कलर वो किस पिगमेंट के कारण होता है ना। ब्लड का रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, तो फ्रेंड्स ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है ब्लड का रेड कलर। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए हीमोग्लोबिन में, अच्छा ये हीमोग्लोबिन होता कहाँ है, ब्लड में तो होता है, ब्लड की कौन सी सेल में होता है, तो ये होता है हमारे RBC में। ठीक है, ब्लड के अंदर तो होता है, ब्लड की कौन सी RBC, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ये होता है। सिंपल सी बात है फिर, WBC में तो होता ही नहीं, क्यों वो तो पीली, वो तो वाइट होती हैं, ब्लड टेस्ट में भी नहीं होता जी। RBC रेड होती है ना, तो इनमें ही होगा ये रेड वाला पिगमेंट, तो हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में 2 वर्ड पकड़ने हैं, एक तो हीमोग्लोबिन से हमारा ये हीम वर्ड दिख रहा है इसमें, हीम, और एक दिख रहा है ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन से मिलके बनता है हीमोग्लोबिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, देखो हीम क्या होता है, हीम एक आयरन कंपाउंड है, लोहे का यौगिक। ठीक है, आयरन कंपाउंड है हीम। हीम क्या, एक आयरन का या लोहे का यौगिक है। ठीक है, लोहे का यौगिक है हीम। और ग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। और ये दोनों ही रेड कलर के होते हैं। जो आयरन, लोहा कैसा होता है, लोहे रेड कलर का। मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मिट्टी में, आँखी में लोहा होता है, इसलिए वो रेड कलर का है। तो आयरन कैसा होता है, रेड कलर का। ठीक है, तो ये हीम यानी आयरन कंपाउंड, ये भी रेड है। ग्लोबिन प्रोटीन, ये भी रेड है। तो ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन, ये पूरा रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा पूरा हीमोग्लोबिन, रेड। और रेड, ये हीमोग्लोबिन रेड है, ये RBC के अंदर, तो RBC कैसे हो जाएंगे, रेड। RBC ब्लड के अंदर है, तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कॉकरोच का कलर कैसा होता है। कॉकरोच का कलर देखा है फ्रेंड्स आपने, कभी नहीं देखा होगा, मार के देख लेना कॉकरोच का। ठीक है, कॉकरोच का कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है, वाइट, सफ़ेद कलर का कॉकरोच होता है। अब ये वाइट कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, आपसे ये पूछा जाएगा, कॉकरोच का वाइट कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, तो ये होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। किस पिगमेंट के कारण, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। तो फ्रेंड्स कॉकरोच का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। नहीं पता होगा कभी मार के देख लेना। ठीक है, तो ये वाइट कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, तो कॉकरोच का जो वाइट कलर है वो हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। ये लिम्फ का मतलब ही होता है वाइट, लिम्फ का मतलब होता है वाइट। लिम्फ जो है वाइट कलर का होता है, जैसे वो WBC का हम एक टाइप पढ़ेंगे लिम्फोसाइट, तो लिम्फ का मतलब क्या होता है, वाइट। WBC भी वाइट होती है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये एक और पूछा जाएगा कि जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस का कलर कैसा होता है फ्रेंड्स, तो बताइए। अच्छा आपको कुछ लोगों को ऑक्टोपस ही पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं ऑक्टोपस कैसा होता है। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है, जैसे कि इसका ये हेड है, उसमें पर इसकी बहुत सारी भुजाएं निकली होती हैं, ये ऑक्टोपस होता है, ऐसा होता है ऑक्टोपस। ठीक है, आप चाहे तो गूगल पर देख लेना इसकी इमेज, ऑक्टोपस। तो क्वेश्चन बनता है ऑक्टोपस का ब्लड कैसे कलर का होता है, तो ये होता है नीले कलर का। ऑक्टोपस का ब्लड होता है ब्लू कलर का। अभी ब्लू कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, अगला ये पूछा जाएगा। तो इसका ब्लू कलर होता है हीमोसाइनिन,
किस पिगमेंट के कारण फ्रेंड्स? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण ऑक्टोपस का जो ब्लड का कलर है वो ब्लू होता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये साइनिन क्या है? इसका मतलब है कि ब्लू कलर का पिगमेंट है ये। और ये लिम्फ जो होता है, लिम्फ ये वाइट कलर का होता है। तो यदि पूछा जाए मनुष्य के ब्लड का रेड कलर तो हीमोग्लोबिन, कॉकरोच का वाइट कलर हीमोलिम्फ, ऑक्टोपस का नीला कलर हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।